Good morning, student. Class 7, Geography portion, chapter number 3, Our Changing Earth. Page number 133, take out. Now we will discuss about our Earth. चैप्टर नेम इज आर चेंजिंग अर्थ, यानी अर्थ पर होने वाले चेंजेस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो हम आज डिस्कस करते हैं इसमें. द अर्थ क्रस्ट इज डायनामिक. इट मूव बोथ वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस. व्हाट इज मीन ऑफ इंटरनल फोर्सेस? अर्थ के अंदर से जितनी फोर्सेस क्रिएट होती हैं, अर्थ के अंदर से जितनी फोर्सेस क्रिएट होती हैं, हम उसको इंटरनली फोर्सेस कहते हैं. एग्जाम्पल, मूवमेंट ऑफ लिथोस्फीयर प्लेट्स रिजल्टिंग इन फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग. व्हाट इज मीन ऑफ फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग? कि अर्थ की जो लेयर है, लिथोस्फीयर, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, इस लिथोस्फीयर पे इस प्लेट्स का, हम क्या एक्चुअली प्लेट्स वो नहीं जिसे आप खाना खाने की प्लेट्स, हम जिसे डिनर या लंच की प्लेट्स कहते हैं. इन ज्योग्राफिकली वी हैव टू से दैट प्लेट्स मीन्स लाइक दैट. ये जो अर्थ की क्रस्ट है, इस क्रस्ट का मूव होना, तो कैसे मूव होना? इंटरनली फोर्सेस जब इस पर पड़ती है तो ये मूव होती है, हिलती है. कैसे हिलती है? अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल फोर्सेस, क्रस्ट के नीचे ऐसे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं इस तरह से टेबल राउंड पे, कि जब इन पे फोर्स पड़ती है तो ये मूव होते हैं. इनके मूव होने की वजह से, क्योंकि ये क्रस्ट की लेयर इन पे डिपेंड है, तो अगर ये हिलेंगे, ये मूव करेंगे, ऑब्वियस है ये क्रस्ट की लेयर भी मूव करेगी. तो ये मूव करती है, तो ये मूव करते हैं, इन पे फोर्स पड़ती है. जैसे अगर हम कोई फुटबॉल पे एक प्लेट स्टेबल करके रखें, किसी भी फुटबॉल पे या राउंड पोर्शन पे एक प्लेट को स्टेबल करके रखें, तो वो प्लेट तब तक स्टेबल रहेगी जब तक आप उस नीचे की फुटबॉल को या राउंड वाले पोर्शन को मूव नहीं करते या फोर्स क्रिएट नहीं करते. अगर आप फुटबॉल पे आप अगर फूंक मारते हो या उसे हल्का सा प्रेशर करते हो, आप अपने फिंगर से टच करते हो, उसमें फोर्स क्रिएट हुई, वो फोर्स से वो फुटबॉल हिलेगी, प्लेट नहीं हिलेगी, फुटबॉल हिलेगी. फुटबॉल हिलने की वजह से वो प्लेट मूव करेगी. ठीक है, आपने फोर्स किस पे क्रिएट किया? फुटबॉल पे. लेकिन आपको मूवमेंट उस फोर्स से रिएक्शन कहाँ नजर आया? प्लेट के ऊपर, क्योंकि आपने फोर्स इस पे की, क्योंकि वो उस पे स्टेबल है तो मूव या रिएक्शन उसका आएगा. तो इसी तरह इंटरनली फोर्स जब इन पर पड़ती है, इन पार्टिकल्स पे पड़ती है, तो इन सेल्स पे पड़ती है, तो ये क्रस्ट की लेयर लिथोस्फीयर मूव करती है. और इसके मूवमेंट से हमें टू पोर्शन या टू पार्ट्स दिखाई देते हैं, जो आपकी बुक में है, फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग. एक्चुअली 9th का एक लेसन पूरा कंप्लीट इसी पे बेस है. फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग का जो आपका ये चैप्टर है, ये 9th के ज्योग्राफी पोर्शन का एक चैप्टर, कंप्लीट चैप्टर है, जिसमें थोड़ा बहुत इंक्रीजमेंट में कंटेंट है, वरना एक्चुअली यही सारी चीज़ें हैं उसमें. तो इस चैप्टर को प्लीज़ थोड़ा सीरियसली होके अच्छे से समझिएगा. ये देखिए, फॉल्टिंग एंड फोल्डिंग, दो वर्ड है ना, फॉल्टिंग एंड फोल्डिंग. व्हाट इज दिस? फॉल्टिंग का मतलब होता है कि क्रस्ट की जब लेयर होती है, ये क्रस्ट की आपस में दो लेयर्स हैं, ठीक है, आपस में ये दो लेयर्स हैं क्रस्ट की. इनके नीचे की जो सेल्स हैं,
इनमें इंटरनली फोर्सेस यानी अर्थ के अंदर कुछ मैग्मा होता है ना, गैसेस होती हैं, उनका इंक्रीज हो जाना, उनके टेम्परेचर का इंक्रीज होना, उनकी फोर्स का इंक्रीज हो जाना, इन सेल्स पे प्रेशर पड़ता है। ये सेल्स पे जब प्रेशर पड़ रहा है, ये मूव कर रही हैं, ये मूव कर रही हैं, तो अब कौन रिएक्शन दिखाएगा? ये सेल, ये अर्थ की क्रस्ट मूव करेंगी। जब ये मूव करती हैं तो इनके मूवमेंट से ये आपस में एक दूसरे से क्रैश करती हैं, टकरा जाती हैं। जब ये आपस में टकराती हैं तो ये एक जो फोर्सफुली ज़्यादा होगी, अगर इसमें फोर्स ज़्यादा होगा, इसमें फोर्स कम होगा, तो ये ज़्यादा फोर्स, जिसमें ज़्यादा फोर्स होगा और जिसमें कम फोर्स होगा, तो ऑब्वियस है लाइट पोर्शन हमेशा अप की तरफ जाता है और जिसमें वेटेज होता है वो हमेशा डाउनफॉल होता है। तो ये दो क्रस्ट जब आपस में इन सेल्स की फोर्स की वजह से टकराएंगी तो वेटेज जो होगा वो नीचे की तरफ हो जाएगा और जो लाइट होगी वो हमेशा ऊपर की तरफ हो जाएगी। तो ये है अर्थ क्रस्ट का आपस में फॉल्ट होना। अंडरस्टैंड? तो फॉल्ट होने के बाद हमें जो माउंटेन्स नजर आते हैं या हमें कुछ ऐसी सिस्टम नजर आते हैं कि एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर इस तरह खड़ी है, तो एक माउंटेन्स भी इस तरह से पार्टिसिपेटली हम सीन करते हैं। ये होती है फॉल्टिंग। अब फोल्डिंग क्या? लुक एट दिस पिक्चर, इट्स कॉल्ड फोल्डिंग। क्या है ये फोल्डिंग? समझिए, ये क्रस्ट की लेयर है, ओके। ये जो सेल्स है जैसे अभी हमने देखा, तो इनमें, इन सेल्स में जब इंटरनली फोर्स क्रिएट होती है तो ये जो क्रस्ट की लेयर है ये आपस में दोबारा क्लैश करती हैं, टकराती हैं। कभी कभी जब दोनों क्रस्ट की लेयर में ये इंटरनली फोर्स इक्वली होती है तब ये आपस में मिल जाती हैं, ये आपस में ड्रॉन हो जाती हैं, मिल जाती हैं, फोल्ड हो जाती हैं। तो फोल्ड होने के बाद हमें इस तरह से, ये देखिए, ये मिल गई, मिलने के बाद ये स्टेबल हो गई, ना अप और डाउन नहीं हुई, मिल गई आपस में, ये आपस में ही मिल गई। फोल्डिंग, तो कई बार हम ना माउंटेन्स देखते हैं, फोल्डिंग माउंटेन्स क्रिएट होते हैं। इस फोल्डिंग पैनल से या इस फोल्डिंग सिस्टम से कई माउंटेन्स क्रिएट होते हैं जिन्हें हम फोल्डिंग माउंटेन्स भी कहते हैं। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट, these differences in internal forces have been and are responsible for variation on the outer surface। तो इंटरनल फोर्सेस से हमें, अभी हमने देखा था कि एग्जाम्पल जो दिया था मैंने फुटबॉल का और प्लेट्स का, तो इंटरनल फोर्स से रिएक्शन कहाँ देखने मिला? फुटबॉल पे फोर्स किया, रिएक्शन प्लेट पे देखने मिला कि वो गिर गई। इसी तरह ये भी यही कह रहे हैं कि डिफरेंसेस इन इंटरनल फोर्सेस हैव बीन आर रिस्पॉन्सिबल वेरिएशन ऑन दी अदर सरफेस ऑफ द क्रस्ट। इंटरनल फोर्सेस का जो रिजल्ट है वो हमें क्रस्ट के ऊपर जो अलग अलग क्रिएशन बन जाते हैं, फॉल्टिंग से माउंटेन्स क्रिएट हो जाते हैं, फोल्डिंग से भी माउंटेन क्रिएट्स हो जाते हैं। तो ये जो माउंटेन्स का क्रिएट होना है ये हमारे फॉल्टिंग एंड फोल्डिंग पे डिपेंड करता है। अपार्ट फ्रॉम इंटरनल फोर्सेस, द अर्थ इज ऑल्सो कंटिन्यूअसली सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्सेस ड्राइवन बाय सनलाइट एंड ऑन ओरिजिनेटिंग विद इन द अर्थ एटमॉस्फियर। ठीक है, ये हमने इंटरनल फोर्स की बात की। अब आपकी बुक ये कह रही है कि अर्थ पे एक्सटर्नल फोर्सेस भी हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस देखिए, हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि रॉक साइकिल के रॉक्स जो होते हैं वो अपने एक ही पार्ट पर नहीं रहते हैं, वो चेंज होते रहते हैं ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन। उसी तरह अर्थ पर एक्सटर्नल फोर्सेस यानी सनलाइट, रिवर्स
का फ्लो होना, विंड्स का प्रेशर, सी वेव्स, ग्लेशियर्स। तो ये सारी चीज़ों का फोर्स जब अर्थ की क्रस्ट और लिथोस्फीयर पर पड़ता है तब भी हमें चेंजेस नज़र आते हैं, तो वो चेंजेस एक्सटर्नल फोर्सेस कहलाते हैं। इंटरनल फोर्सेस से तो फोल्डिंग, फोल्टिंग, अर्थक्वेक आते हैं, पता है ना आपको। अर्थक्वेक से ही क्रस्ट की लेयर्स का जो मूवमेंट है हम देखते हैं, कहीं कहीं तो ये एक दूसरे से डिस्ट्रैक्ट भी हो जाती हैं। तो जो ये हम फोल्डिंग वाला पैटर्न देखते हैं तो हमें 3 पैटर्न दिखते हैं। फर्स्ट, ये एक दूसरे में मर्ज हो जाती हैं, फोल्ड हो जाती हैं। नेक्स्ट, ये एक अप हो जाती हैं जो ज़्यादा लाइट होती है और जो ज़्यादा वेटेज होती है वो डाउन हो जाती है। तीसरा, जो ये क्रस्ट की लेयर है ये एक दूसरे में इंटरनल और आउटरनल ना होते हुए ये क्या होती है, ये एक दूसरे से इस तरफ मूव कर जाती है, बैक की तरफ। बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, गैप आ जाता है। तो ये सब किस वजह से देखे जाता है, ये इंटरनली फोर्सेस। इंटरनली फोर्सेस क्या क्या होती हैं? सडन फोर्सेस जो होती हैं, अर्थक्वेक आप जानते हैं, वोल्केनो, लैंडस्लाइड्स। तो ये जब होते हैं तो हम इन्हें इंटरनल फोर्सेस कहते हैं। द चेंजेस can thus be categorized under 2 broad heads on the basis of forces which cause them: endogenic और internal forces, exogenic और external forces। तो हम जोग्राफिकली लैंग्वेज में इंटरनल फोर्सेस को एंडोजेनिक कहते हैं और एक्सटर्नल फोर्सेस को एक्सोजेनिक कहते हैं। हमने ये बहुत अच्छे से समझ लिया कि किस तरह फोर्सेस क्रिएट होती हैं और क्रिएट होने के बाद जो डेवलपमेंट होता है क्रस्ट की लेयर का वो किस तरह होता है। हम थोड़ा सा एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक के बारे में पढ़ लेते हैं। द एंडोजेनिक फोर्सेस कंटिन्यूअसली एलिवेट और बिल्ड अप पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। एंडोजेनिक फोर्सेस कंटिन्यूअसली एलिवेट और बिल्ड अप पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। यानी एंडोजेनिक यानी इंटरनली फोर्सेस की वजह से जो रिजल्ट देखने मिलता है वो क्या देखने मिलता है कि अर्थ की जो सरफेस है उस पर बिल्ड होना यानी नया कुछ कंस्ट्रक्ट हो जाता है, एलिवेट हो जाता है, कुछ खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? माउंटेन्स बनते हैं, प्लेन्स और प्लेटिव्स क्रिएट होते हैं। द एक्शन ऑफ एक्सोजेनिक फोर्सेस रिजल्टिंग इन बियरिंग डाउन, डिग्रेडेशन, इरोजन और रिलीफ एंड डिस्पोजिशनल एक्टिविटीज। और एक्सोजेनिक यानी एक्सटर्नल फोर्सेस से क्या देखने को मिलता है? सॉइल इरोजन देखते हैं, हम देखते हैं ना अर्थ के ऊपर डिग्रेडेशन देखते हैं हम सनलाइट से, रिवर के फ्लो से, सी वेव से, ग्लेशियर्स का पिघलना तो उससे वाटर लेवल का बढ़ना, तो प्लेन्स का कम हो जाना, वाटर का प्लेन्स एरियाज पे फैल जाना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम एक्सोजेनिक यानी एक्सटर्नल फोर्स से देखते हैं। The energy generated within the earth is the main force behind endogenic forces। तो जो एनर्जी जनरेट होती है अर्थ पे तो उस एनर्जी का मेन फोर्स क्या होता है? एंडोजेनिक यानी इंटरनली फोर्सेस जो होती है वो हमें देखने को मिलती हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स लाइक वोल्केनो एंड अर्थक्वेक। एंडोजन यानी इंटरनली फोर्सेस में हम अचानक जो देखते हैं, अचानक जो आई हुई चीज होती है वो अर्थक्वेक होता है या वोल्केनो होता है। द cause mass destruction on the surface of the earth। On the other hand, exogenic forces like wind, water, ice or slow and less intense। और जो एक्सोजेनिक फोर्स होती है उसका जो इंटेंस होता है वो हमें स्लोली देखने मिलता है, अचानक सडनली नहीं होती कोई चीज वहां पर एक्सटर्नल में। वोल्केनो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।